मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 20वें इंडिया अफ्रीका व्यापार सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, एक दूसरे की क्षमताओं पर विश्वास करते हुए तलाशे भविष्य के अवसर। देश आज मना रहा राष्ट्रीय खेल दिवस। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद को अर्पित की श्रद्धांजलि। देश को मिला अपना पहला मोंडो ट्रैक। स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभियान के तहत 31 अगस्त को होगा साइक्लोथॉन का आयोजन। मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर करेंगे शिरकत। नशा मुक्त हरियाणा का देंगे संदेश। और बारिश के चलते बड़ा प्रदेश की नदियों का बढ़ता हुआ जलस्तर। मोरनी में कल भारी बारिश से मार्ग हुए अवरुद्ध। लोगों को जल क्षेत्र से दूर रहने की दी गई हिदायत। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज नई दिल्ली में आयोजित 20वें इंडिया अफ्रीका व्यापार सम्मेलन में हिस्सा लिया। यह सम्मेलन विदेश मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से आयोजित किया गया था। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन भारत, अफ्रीका और हरियाणा की साझी यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह संबंध केवल व्यापार से नहीं जुड़े हैं, बल्कि दोनों देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़े हुए हैं। भारत व अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2006 में 25 बिलियन डॉलर से बढ़कर आज 83 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ की एकता से वैश्विक समस्याओं के समाधान और विकासशील देशों की आवाज को मजबूती से उठाने पर सदैव बल दिया है। उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे की क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए और भविष्य के अवसरों को मिलकर तलाशना चाहिए। उन्होंने भागीदारों से कृषि पद्धतियों का आदान प्रदान करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हरियाणा के लोग हार्ट टू हार्ट डील करते हैं। दर्शाता है कि भारत अफ्रीका के संबंध केवल बिजनेस से नहीं जुड़े हैं, बल्कि इन दोनों देशों का रिश्ता ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि भारत और अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2006 में 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर आज मुझे खुशी है कि 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऊपर पहुंच गया है। यह वृद्धि हमारे देशों के बीच बढ़ते आर्थिक जुड़ाव और अवसरों का ये स्पष्ट संकेत है। हम हरियाणा के लोग B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस और G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और डील नहीं करते, बल्कि H2H यानी हार्ट टू हार्ट डील करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण के साथ फरीदाबाद के सेक्टर 12 में गणपति महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्सव में पूजा अर्चना की और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि गणपति महोत्सव कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति, आस्था और भाईचारे का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। त्योहार हमारी संस्कृति की धरोहर है, जो समाज में मित्रता और भाईचारे को निरंतर बढ़ावा देते हैं। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं को लगातार मजबूत किया है। उन्होंने कार्यक्रम में गणपति बप्पा से प्रदेशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करने की कामना भी की। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले चुनाव में बिहार की जनता कांग्रेस को करारा सबक सिखाएगी। उन्होंने विपक्ष की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हिमाचल, कर्नाटक, पंजाब और तेलंगाना में कांग्रेस की नाकामियों ने जनता को निराश किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना जैसी योजनाओं पर सवाल उठाने वाले नेताओं को पहले उन राज्यों की स्थिति देखनी चाहिए जहां पर कांग्रेस सत्ता में रहते हुए जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मातृशक्ति के प्रति अभद्र टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि उन्हें इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा बिहार की जनता आने वाले चुनाव में उन्हें जवाब देगी। क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन में आ गए इंडी गठबंधन के। राहुल गांधी तो लोकसभा नहीं चलने दे रहे। भाई तेरे पास मुद्दा भी तो होगा कुछ। क्या मुद्दा है? मुद्दा तो है नहीं। आप इधर उधर की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं। झूठ बोल करके आप
उस झूठ के ऊपर लोग भी हंसते हैं कि इस प्रकार का झूठ अब लेकर के आगे वोट चोरी हो गया। अरे वोट चोरी आपने तब नहीं देखा, आपके तो डीएनए के अंदर वोट चोरी है, कांग्रेस के डीएनए में वोट चोरी है। आज तो ट्रांसपेरेंसी के आधार पर मोदी जी काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इनको पीड़ा हो रही कि हमारे भ्रष्टाचार के रास्ते बंद हो गए। मोदी जी की माता के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, देश से माफी मांगनी चाहिए। और इनको बिहार के लोग, देश के लोग बाहर का रास्ता दिखाने वाले। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने से प्रदेश की हर पात्र महिला को प्रतिमाह 2100 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे लाखों बहनों को प्रत्यक्ष लाभ भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सम्मान की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इससे मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। यह योजना महिलाओं के जीवन में नई ऊर्जा और विश्वास जगाएगी। सरकार द्वारा लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा करने पर खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर और बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा ने प्रतिक्रियाएं देते हुए विपक्ष के आरोपों पर कड़ा जवाब दिया है। राज्य मंत्री ने कहा कि घोषणा पत्र में जो कहा गया था उसे सरकार ने पूरा किया है, जिसका सीधा लाभ प्रदेश की महिलाओं को मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब अंत्योदय के तहत महिलाओं को जल्दी ही इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और उनके आरोप निराधार हैं। जनता ने विपक्ष को बाहर का रास्ता दिखाया है और यदि यही हाल रहा तो 2029 में भी इनका यही हाल होगा। हमारी बहनों को हम 2100 रुपए देंगे और उसके लिए बजट में भी उन्होंने पहले ही प्रावधान कर दिया था और अब ये स्कीम लागू होने जा रही है। जो महिलाओं के लिए हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार सोचती है, उसी के तहत ये अंत्योदय जो एक आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी सारे लाभ मिले, उसी के तहत ये योजना को शुरू किया गया था और जल्दी इसका शुभारंभ हो जाए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है और उनका जो विरोध है निराधार है और उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर जी लाडो लक्ष्मी योजना पूरे प्रदेश की बहनों को लाभ और सबको लाभ मिलेगा और बहनों की जो योजना है इसका पूरे प्रदेश जो चुनाव में कहा था उसका पूरे चुनाव जो है उसको पूरा मुख्यमंत्री ने किया है और आने वाले समय में जो बहनों का सम्मान जो बढ़ाया है भारतीय जनता पार्टी नायब सैनी जी ने, तो प्रदेश के लोग खुश हैं और बहनें भी खुश हैं। देश आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मना रहा है। इस दौरान फिट इंडिया मिशन के तहत 1 घंटा खेल के मैदान में थीम के साथ 31 अगस्त तक 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी खेल और फिटनेस आंदोलन आयोजित हो रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मेजर ध्यानचंद की उत्कृष्टता को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी उत्कृष्टता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। पिछले दशक में भारत के खेल परिदृश्य में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। हम देश में एक जीवंत खेल पारिस्थितिकी तंत्र को देख रहे हैं। सरकार भारत को खेल उत्कृष्टता का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज प्रातः नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर कई खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश को अपना पहला मोंडो ट्रैक प्राप्त हुआ है। भारत 25वां देश बन गया है जिसके पास यह ट्रैक है और यह नया ट्रैक भारतीय एथलीटों को विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के साथ भारत ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को करवाने का इच्छा पत्र सौंप दिया है। मोंडो ट्रैक मिला है। ये मोंडो ट्रैक देश दुनिया के 24 कंट्री के पास है, 25वां कंट्री हम बने हैं, जो हमारे एथलीट, पैरा एथलीट सभी को खेलने के लिए एक बेस्ट एनवायरनमेंट देता है, बेस्ट व्यवस्था उपलब्ध कराता है। ये मोंडो ट्रैक आने वाले दिनों में देश के कई मेडल के साक्षी बनेंगे। देश
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए कहा कि उनके अद्वितीय कौशल और अविश्वसनीय खेल प्रतिभा से भारत का गौरव विश्व पटल पर स्थापित हुआ है। वे आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा और ऊर्जा के स्रोत हैं। खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में खेल स्टेडियमों के निर्माण और मरम्मत के लिए 114 करोड़ रुपए जारी किए हैं और आगामी 15 दिनों में इनका कार्य शुरू हो जाएगा। वे आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर करनाल के गांव बड़ौता में खेल नर्सरी का दौरा करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने मेजर ध्यानचंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर खिलाड़ियों के बीच खेल प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। विजेता खिलाड़ियों को खेल मंत्री ने सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य के साथ ही अब खेलों का हब बन चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के खिलाड़ी ओलंपिक सहित अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। यह सरकार की नई खेल नीति और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने खिलाड़ियों को विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान किया है। सरकार हर स्तर पर खिलाड़ियों को आगे बढ़ा रही है। आज खेल दिवस पर इस खेल नर्सरी में हमारे सरकारी स्कूल की एक खेल नर्सरी है। बच्चों का उत्साह देखकर, यहाँ के खिलाड़ियों का उत्साह देखकर हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय पर करनाल की इस धरा से भी अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे और देश और दुनिया में हमारा नाम रोशन करेंगे। ये भरोसा है। आज खेल दिवस के दिन खिलाड़ियों के बीच रहकर, खेल के मैदान में रहकर आनंद की अनुभूति हो रही है। हमने 114 करोड़ रुपए अभी स्टेडियमों की मेंटेनेंस के लिए करे। मुझे लगता है 15 दिन बाद काम ग्राउंड पर शुरू हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस पर 31 अगस्त को स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभियान की थीम पर साइक्लोथॉन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग से सुबह साइक्लोथॉन का आरंभ होगा। इस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने आज द्रोणाचार्य स्टेडियम व ब्रह्म सरोवर का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस साइक्लोथॉन में 2000 साइक्लिस्ट हिस्सा लेंगे, वहीं लगभग 5000 एथलीट और स्कूली छात्र भी इसमें शामिल होंगे। यह साइक्लोथॉन शहर के विभिन्न हिस्सों में फिट इंडिया, खेल युक्त, नशा मुक्त हरियाणा का संदेश देते हुए द्रोणाचार्य स्टेडियम में जाकर समाप्त होगी। इस साइक्लोथॉन को मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और खुद भी इसमें हिस्सा लेंगे। साइक्लोथॉन को झंडी दिखाने से पहले मुख्यमंत्री श्रमदान भी करेंगे, जिससे प्रेरणा लेकर लोग अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर रख सकें। साइक्लोथॉन को झंडी दिखाएंगे और खुद साइकिलिंग करते हुए फिट इंडिया, खेल युक्त, नशा मुक्त हरियाणा का संदेश देते हुए और स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभिमान, उसको बढ़ावा देते हुए खुद साइकिलिंग करेंगे, जो कि हमारे ब्रह्म सरोवर की पावन भूमि से शुरू होकर शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरते हुए द्रोणाचार्य स्टेडियम पे अंत होगी। इसमें लगभग 2000 से अधिक संख्या में जो है वो साइकिलिस्ट पार्टिसिपेट करेंगे और लगभग 5 से 6000 के करीब हमारे जो एथलेटिक्स और हमारे स्पोर्ट्स के स्कूली बच्चे हैं वो शिरकत करेंगे। साथ ही शहर के विभिन्न समुदायों के, विभिन्न सभाओं के, विभिन्न वार्डों के हमारे वार्ड पार्षद, जनप्रतिनिधि और जितने भी मौजूद व्यक्ति हैं वो भी इसमें वो करेंगे। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आज राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि मेजर ध्यानचंद ने ओलंपिक खेलों में देश की झोली में स्वर्ण पदक डालने का कार्य किया है। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं का रुझान खेलों की तरफ बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसके तहत दूर दराज के गांवों में, कस्बों में छुपी हुई खेल प्रतिभाओं को निकालकर उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार खेलो इंडिया, फिट इंडिया के तहत खेलों को बढ़ावा दे रही है। खेलों से शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास भी होता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे इस अभियान के साथ जुड़े, दिन में 1 घंटा फिटनेस के लिए दें और स्वस्थ रहें और देश को खेलों में आगे बढ़ाएं। स्वर्गीय ध्यानचंद की जयंती को आदरणीय मोदी जी के आह्वान पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में आज पूरे देश में मनाया जा रहा। ध्यानचंद जी थे जिन्होंने 1926, 28 और 32 लगातार 3 ओलंपिक
गेमों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने का काम किया। तो आज आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और खेलों के प्रति आदरणीय मोदी जी देश के युवाओं के रुझान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दूर दराज गांवों में, कस्बों में, ढानियों में छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालकर उनको खेलों में उनकी रुचि बढ़ाने का काम सांसद खेल प्रतियोगिताओं से भी किया जा रहा है। जल स्रोतों को बचाने के लिए हरियाणा तालाब एवं जल अपशिष्ट प्रबंधन अथॉरिटी के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ जल आरती और जल संकल्प का अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत लोगों को तालाबों की सुरक्षा और गंदे पानी के प्रबंधन को लेकर जानकारी दी जा रही है। आज करनाल के चिड़ाव गांव में सांस्कृतिक टीम के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जल स्रोतों में कचरा न फेंकने की बात कही। कार्यक्रम में सभी को जल संरक्षण, जल स्रोतों को साफ रखने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे हरियाणा तालाब प्राधिकरण के मुख्य सलाहकार प्रभाकर कुमार वर्मा ने कहा कि सभी को संकल्प लेना होगा कि वह स्वयं गंदगी न करे और न ही दूसरों को भी करने दे। उन्होंने कहा कि जल अनमोल है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है। इसके साथ ही हम सब स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें। उन्होंने बताया कि यह जो अभियान चलाया जा रहा है उसे हर गांव में ले जाया जाएगा। उन्होंने लोगों से पौधारोपण करने की अपील करते हुए कहा कि तालाबों में बारिश का पानी इकट्ठा होता है जो जल स्तर बढ़ाने में कारगर साबित होता है। कि तालाब को बचा के रखना है, साफ रखना है, सुरक्षित रखना है, जिससे कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहे और हमारा जो भूमि जल जो है, जो इसका स्तर नीचे दिन पर दिन गिरता जा रहा है, वो हमारा स्तर धीरे धीरे ठीक हो। और देश का पहला राज्य है अपना हरियाणा, जहां पर तालाब प्राधिकरण इस काम में अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में ये हम काम कर रहे हैं। तो इसमें गाँव के सभी लोगों की सहभागिता बढ़े, इसके लिए हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। हर गांव में जाने का हमारा योजना है। उसमें चारों तरफ हम आप देख रहे होंगे पेड़ भी लगे हुए हैं, हरियाली भी है। प्राकृतिक रूप से तालाब का संरक्षण करना, जिससे पानी जो पानी के जल के अंदर में जो जीव जंतु हैं उनका भी बहुत ग्रोथ होता रहे, उनकी भी बायोडाइवर्सिटी बची रहे। वो पानी को साफ रखने में उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। कार्यक्रम में मौजूद स्कूली बच्चों ने कहा कि हमें भविष्य के लिए जल बचाना होगा और तालाबों को फिर से जिंदा करना होगा। इसके लिए हम खाली समय में इसकी सफाई कर सकते हैं। बच्चों ने घरों में पानी को व्यर्थ न बहाने की बात भी कही। आज हमारे मंदिर प्रांगण में लोग आए थे पानी के लिए बताने के लिए कि हमें अपना पानी साफ रखना चाहिए। उनके द्वारा तालाब बनवाया गया। इसमें पहले बहुत गंदा पानी आता था, अब यहाँ पे बेंचेस लगा दिए। लोग शाम को यहाँ सैर करने के लिए भी आते। पहले यहाँ बहुत गंदगी थी, अब नहीं है। और हमें यह भी बताया गया कि जिस दिन हमारी छुट्टी है, हमारे बड़ों की छुट्टी है, हम इसकी सफाई कर सकते हैं। पंचकुला के मोरनी स्थित पलासारा गांव में आज सुबह बादल फटने जैसे हालात दिखाई पड़े। स्थानीय लोगों के अनुसार गर्जना की तेज आवाज के साथ ही बारिश का सैलाब आ गया। कई लोगों को समझने में देर लगी कि आखिर यह मंजर क्या था। कई जगहों पर पानी भरने से नुकसान भी हुआ। कुछ जगहों पर हुए भूस्खलन से मलबा रास्ते पर आने से मार्ग अवरुद्ध हो गए। अलीपुर इंडस्ट्रियल एरिया से खटोली गांव को जाने वाला यह पुल बह गया। इस बीच लगातार हो रही बारिश से घग्गर नदी का जल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पंचकुला में कल रात लगभग 112 मिलीमीटर वर्षा हुई। जिला उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि घग्गर नदी का जल स्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है। मलबा हटाने का काम तेजी के साथ चल रहा है ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी न आए। कुछ स्कूलों में पानी भर गया है, जिसमें पंप लगाकर पानी को निकलवाया गया। मोरनी टिक्कर तार की आवश्यकता पड़ने पर की जाएगी सफाई। गौशालाओं के प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी आवश्यक दवाइयों का भी स्टॉक अवश्य रखें। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों व पटवारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उन्हें हालात का लगातार मुआयना करने के लिए कहा गया है। उन्होंने आगे बताया कि लोगों की सुविधा के लिए 24 घंटे का कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। लोग 0172-256-2135 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से घग्गर, कौशल्या तथा टांगरी नदी के किनारे से दूर रहने के लिए अपील भी की है।
बिल्कुल है कि रास्ते में मलबा आ गया है और उनको हटाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। काफ़ी जगहों पर हटा भी दिया गया है जो मेन मुख्य मार्ग होते हैं। सभी जिलावासियों से ये अपील करना चाहती हूँ कि आप सिचुएशन देख रहे हैं, बारिश के कारण कभी भी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में भी बारिश हो रही है, तो नदियों का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है और पीछे से फ्लैश फ्लड आने की भी संभावना रहती है। तो कृपया आप कोई भी जल स्रोत, कोई भी नदी नालों के पास ना जाएं। यदि कोई बहुत आवश्यक कार्य नहीं है और आप मोरनी क्षेत्र में, तो खास करके अवॉइड करें। अगर आपके पास कोई ज़रूरी काम नहीं है तो लोगों की सुरक्षा करते हैं, तो हमारे जो जानवर हैं उनकी भी हम सुरक्षा इंश्योर करते हैं। तो गौशाला को नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस हमने ज़रूर दे दी है ताकि वो अपनी तैयारी पर्याप्त मात्रा में रखें। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के चलते टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। इस दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज सुबह अंबाला में टांगरी नदी के बढ़ते हुए जलस्तर का जायजा लिया और जिला प्रशासन को नदी क्षेत्र के अंदर बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए ऐलान कराने के दिशा निर्देश दिए। बता दें कि आज सुबह टांगरी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया था। सुबह 30,000 क्यूसेक पानी नदी में आया, जिसे देखते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने क्षेत्र का मुआयना किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सामान्य से बहुत ज्यादा पानी आया है। उन्होंने बताया कि बरसाती सीजन से पहले नदी को गहरा करने का काम किया गया था, मगर कुछ अवरोध आने के कारण कार्य 25% ही हो सका। शेष कार्य बरसाती सीजन के बाद होगा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि 30,000 क्यूसेक पानी सुरक्षित अंबाला छावनी से निकल जाएगा, मगर फिर भी खतरे को ध्यान में रखते हुए सारे प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि अंबाला छावनी में सुरक्षा की दृष्टि से एनडीआरएफ बुला ली गई है, जबकि किसी समस्या से निपटने के लिए कश्तियां भी मंगवाई गई हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के घर पर टांगरी नदी क्षेत्र के अंदर है, उन्हें अपना आवश्यक सामान लेकर बाहर आने को कहा गया है। बरसात का पानी जब पहाड़ों पर बरसात पड़ती है जोरदार, तो ये बरसाती नदी है, इसमें पानी आता है। तो हमने बरवाला के पास चेक लगा रखा है। बरवाला से सवेरे जो पानी क्रॉस किया है वो 30,000 क्यूसेक किया है, और ये बहुत ज्यादा इसको हम मानते हैं। और अभी और 1 घंटे तक या 1.5 घंटे तक ये अंबाला से क्रॉस करेगा। हमें उम्मीद है, जैसा हमने इस पर सफाई का काफी काम किया है और टांगरी नदी को भी गहरा करने का काम किया, हालांकि पूरा नहीं हो पाया, 25% ही हुआ। कुछ अवरोधक आ गए थे बीच में, बाकी का इसके बाद करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि पानी निकल जाएगा। लेकिन फिर भी खतरे को देखते हुए, क्योंकि 30,000 क्यूसेक पानी बहुत ज्यादा होता है, हमने सारा प्रशासन अलर्ट पर है। पंजाब हरियाणा में अगले 3 से 4 दिनों में मानसून की गतिविधि जारी रहेगी। इस दौरान हरियाणा के क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक सुरेंद्र पोल ने बताया कि कल उत्तर और दक्षिण हरियाणा तथा उत्तर पश्चिम पंजाब में और बारिश होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि दोनों राज्यों में मानसून में अधिक बरसात हो रही है, जो जारी रहेगी, लेकिन इसकी तीव्रता कम रहेगी। पिछले 3 दिनों में पंजाब के प्रभावित जिलों में 8 से 9 गुना वर्षा हुई है। 2 सितंबर के बाद बारिश में कमी आ जाएगी। मौसम को देखते हुए इन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट किया गया है। मानसून एक्टिव रहेगा पंजाब हरियाणा में, और अभी जो है नॉर्थ पंजाब में भी आज चांसेस हैं कुछ 1-2 जगह पे हैवी रेनफॉल हो सकता है। सिमिलरली वेस्टर्न पंजाब में भी बारिश होगी। तो मॉडरेट रेन्स ज्यादातर एरियाज में और हैवी स्पेल्स कुछ पॉकेट्स में पंजाब और हरियाणा में कंटिन्यू करेंगे 3 से 4 दिन। कल थोड़ा रेनफॉल एक्टिविटी और बढ़ेगा, खासकर जो है नॉर्थ पंजाब, वेस्टर्न पंजाब और इसी तरह से नॉर्थ हरियाणा और सदर्न हरियाणा। तो भी मानसून की गतिविधि कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि कंटिन्यू रेनफॉल है। तो अगर रेनफॉल अमाउंट कम भी होता है तो उससे भी जो है परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है मानसून एक्सेस चल रहा है पंजाब हरियाणा में। 25 के आसपास जो है दोनों स्टेट्स का जो कंडीशंस हैं जी। और जो अफेक्टेड जिले रहेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को अधिक प्रभावी बनाने और लिंगानुपात में सुधार के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब यदि कोई दंपति जिनकी पहले से 1 या 2 बेटियां हैं, वे यदि आईवीएफ के माध्यम से और कोई संतान प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें यह जानकारी संबंधित प्रशासन व सरकार को देनी होगी। सोनीपत की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना ने बताया कि यह कदम राज्य में लैंगिक समानता और बालिका संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा
कि देश व समाज में बेटियों को समान अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में IVF जैसी आधुनिक तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह नियम लागू किया गया है। डॉक्टर ज्योत्सना ने बताया कि कई बार देखा गया है कि IVF का उपयोग करके लोग लिंग चयन की ओर अग्रसर हो जाते हैं, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसी कारण से यह अनिवार्य बनाया गया है। इससे IVF क्लिनिकों पर भी निगरानी रखी जा सकेगी और भ्रूण लिंग चयन जैसे अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। पहला बच्चा लड़की है या 2 लड़कियां हैं, वो IVF कराना चाहते हैं तो सरकार को सूचित करना है, परमिशन नहीं लेनी, सूचना जरूर देनी है कि इसके 2 लड़कियां हैं और ये IVF करा रही है, ताकि कोई IVF में भी सेक्स सिलेक्शन टाइप चीज़ ना हो। हमारा तो जागरूकता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ही, और उसी के तहत हम ये डाल रहे हैं कि जिसको इस तरह की चीज़ें हमारे प्रदेश में ना हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ना हो कि सेक्स सिलेक्शन हो। ऐसा सुनने में आता है कि IVF में भी संभव है, तो हम नहीं चाहते कि इस तरह का कुछ हो। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक आगामी 11 सितंबर को फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसे लेकर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करके तैयारियों को लेकर समीक्षा की। इस दौरान सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, परिवहन, चिकित्सा सुविधाओं तथा आपातकालीन सेवाओं की तैयारियों से समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि इस बैठक में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल तथा मुख्य सचिव हिस्सा लेंगे। इसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के साथ चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख शामिल है। फरीदाबाद में बीती रात एक कार के असंतुलित होकर ड्रेन में गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। यह हादसा देर रात सेक्टर 22 में संजय कॉलोनी स्थित मछली मार्केट के पास हुआ। पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकलवाया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए BK अस्पताल भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक मछली मार्केट से संजय कॉलोनी की ओर जा रही कार जब पुलिया से मुड़ी तो रफ्तार के कारण चालक ने अपना संतुलन खो दिया और कार सीधे ड्रेन में जाकर गिर गई। ड्रेन के पानी में डूबने से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की मदद से शवों को गाड़ी के समेत बाहर निकाला। पुलिस का कहना है कि तीनों आसपास के इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार 3 मृतकों की शिनाख्त हो गई है। आगे की कार्यवाही अभी जारी है। पलवल की जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हसनपुर के राजकीय कन्या विद्यालय में रात्रि ठहराव किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनकर उनका मौके पर समाधान किया। इस अवसर पर होडल विधायक हरेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। जिला उपायुक्त ने बताया कि रात्रि ठहराव कार्यक्रम के तहत 192 शिकायतें सामने आई, जिनमें से 50% का मौके पर ही निदान किया गया। शेष शिकायतों के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। 1 सप्ताह में सभी शिकायतों का निदान कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हर माह जिले के किसी भी एक गांव में जाकर सभी अधिकारी रात्रि ठहराव करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत लोगों को योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई। लगभग 192 कंप्लेंट आई थी और आज हमारे होडल के विधायक श्री हरेंद्र रामरतन जी भी यहाँ इसके साथ पूरा जिला एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ था। लगभग 50% कंप्लेंट्स का आपने देखा कि मौके पर निवारण किया गया है। और बाकी जो कंप्लेंट है जितने भी काफ़ी लोग थे जिनके कंप्लेंट्स हमने दी, उनका भी आगामी 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम सबका समाधान करवाएंगे। मुख्य जो कंप्लेंट थी वो बिजली, पानी, रोड, इनसे रिलेटेड थी। तो विधायक जी ने असेंबली में भी ये मुद्दा उठाया था कि गिरदावरी के लिए हमने पहले आदेश दे दिए हैं। सिटी पोर्टल है वो खुल चुका है और मेरा सभी किसानों से आग्रह है कि वो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना जो उनका नुकसान हुआ है उसको रजिस्टर करवाएं। उसके बाद जांच के बाद जो भी उनका उचित मुआवजा है वो दिया जाए। होडल विधायक हरेंद्र कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा गांव में जाकर एक छत के नीचे लोगों की जन शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा जन संवाद कार्यक्रम करना एक अच्छी पहल है। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने भाग भी लिया। अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी हैं, DC साहब हैं, SP साहब हैं और नीचे जितने भी हमारे CTM साहब हैं, CO साहब हैं, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। पूरा पलवल जिले का प्रशासन यहाँ पर है और बहुत ही सुंदर जो ना
एक कार्यक्रम हुआ है जनसंवाद का। आपने देखा है कि ऐतिहासिक जनसंवाद है। इस तरीका के जनसंवाद जो है ना लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कराए जा रहे हैं, जिसमें हमारे सारे उच्च अधिकारी जो ना जाते हैं और मौके पर सभी चीज़ों का समाधान करते हैं। और मैं अपने जितने भी हमारे अधिकारी उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अपने होडल जो क्षेत्र है, मेरे यहाँ के जितने भी सरदारियाँ यहाँ पर उपस्थित हुई, जो लोग यहाँ पर आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इतने जो है ना शांति प्रिय ढंग से उन्होंने अपनी बात रखी और जिनको जो है ना हमारे अधिकारियों ने समाधान किया। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।